हेलो नमस्ते बच्चों, स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं रॉकी आपका जीएस टीचर। देखिए आज हम लोग देखेंगे 23 तारीख की सेकंड शिफ्ट को। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने क्या कर लिया था, फर्स्ट शिफ्ट को सॉल्व कर लिया था। तो देखिए सेकंड शिफ्ट को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकों में से कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है। ठीक है, कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है। तो देखते हैं कौन कुचिपुड़ी से संबंधित है। इनमें से मीनाक्षी मेदी, ठीक है, एक किससे संबंधित है, क्षत्रिय नृत्य से, क्षत्रिय नृत्य से जो आसाम का है। संयुक्ता पाणिग्राही ओडिसी, उड़ीसा। मालविका सरकार कथक। तो कुचिपुड़ी के कौन हुए संबंधित, वेम्पति चिन्ना सत्यम। अब देखते हैं वेम्पति चिन्ना सत्यम, वेम्पति चिन्ना सत्यम 1929 को इनका बर्थ हुआ था। ठीक है, कहां पर, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था एवं 2012 को इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना। तो देखिए इनको अवार्ड कितने मिले। ये कुचिपुड़ी डांसर है, प्रसिद्ध कुचिपुड़ी डांसर है जिन्होंने कई गुरुओं से शिक्षा ली, जिनमें तंजौर वाला सरस्वती रुक्मणी अरुण डेल का नाम भी फेमस है। ठीक है ना। तो देखिए इनको 1998 में पद्म भूषण दिया गया एवं संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1967 में दी गई। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सदस्यता जो होती है कब दी गई, 1967 में। तो क्या हो जाएगा आंसर, वेम्पति चिन्ना सत्यम, जो कि कुचिपुड़ी से संबंधित है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे और कुचिपुड़ी गांव जिसको कृष्णा गांव भी बोलते, ठीक है ना, उसी में इनका जन्म हुआ था 1929 को एवं 2012 में इनकी मृत्यु हो गई। एक कुचिपुड़ी के प्रसिद्ध डांसर है जिन्होंने कईयों से शिक्षा ली। ठीक है, इनको कुचिपुड़ी नृत्य में सराहना के लिए भारतीय सरकार द्वारा 1967 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप एवं पद्म भूषण इनको 1998 में दिया गया। तो क्या हो जाएगा आंसर, वेम्पति चिन्ना सत्यम। नेक्स्ट, भारत ने ओडीआई में कितने आईसीसी विश्व कप जीते हैं। तो कितने जीते हैं भाई, 2 जीते हैं। ठीक है ना। पहला कप जीता था 1983 में कपिल देव की अगुवाई में, कपिल देव जिसमें कैप्टन थे। किस किस के बीच था मैच उस टाइम पर, इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज। ठीक है, कौन जीता। नेक्स्ट देखते हैं 2011 में इसमें कौन थे, महेंद्र सिंह धोनी इसके कैप्टन थे टीम के, महेंद्र सिंह धोनी। 1983 में इंग्लैंड में मैच हुआ था। ठीक है, एवं 2011 में भारत में ही फाइनल था। ठीक है, श्रीलंका के साथ में, जिसमें इंडिया ने श्रीलंका को हरा दिया। तो क्या हो जाएगा आंसर, 2 बार हुआ है। ठीक है, कितनी बार विश्व कप जीते हैं इंडिया ने आईसीसी के, 2 बार, 1983 एवं 2011। नेक्स्ट, आजीवकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। मक्खली गौसार इस संप्रदाय के प्रमुख शिक्षक थे। बिल्कुल सही बात है, मक्खली गौसार आजीवक संप्रदाय के जो आधुनिक था उस टाइम पर, ठीक है, उसके संस्थापक भी इनको बोला जाता है और एक शिक्षक भी इनको बोला जाता है। ठीक है, एवं शिक्षक भी इनको बोला जाता है। भाई आजीवक संप्रदाय में क्या बताया जाता था, जो आजीवक है जैन मुनियों की तरह निर्वस्त्र रहते थे। आजीवक संप्रदाय बुद्ध एवं जैन धर्म के समकालीन, बुद्ध एवं महावीर के समकालीन। ठीक है, महावीर से इनकी भेंट सारनाथ में हुई थी। महावीर से जो भेंट हुई थी सारनाथ में हुई थी। ठीक है, कुछ सालों तक महावीर स्वामी एवं क्या बोलते हैं आपके मक्खली गौसाल एक साथ भी रहे, लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच में मनमुटाव हो गया। ठीक है, जो आजीवक संप्रदाय था वो भाग्य पर भरोसा करता था, भाग्य या नियति पर भरोसा करता था कि डेस्टिनी, किस्मत में जो है वो ही मिलेगा। ठीक है, वेशभूषा कैसी थी इनकी, जैन साधुओं के समान निर्वस्त्र।
जैन साधुओं के समान निर्वस्त्र। निर्वस्त्र, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन आपके सही होंगे, भाग्यवाद में विश्वास करते थे। तो क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी आंसर। क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट देखिए, किसने सर्वप्रथम अपवर्तन के उस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था जो यह स्वतः सिद्ध करता है कि प्रत्येक पदार्थ का एक विशिष्ट वंकन अनुपात अपवर्तक सूचकांक होता है। तो भाई ये किसने दिया था, विल्बोर स्नेल ने, ठीक है ना, विल्बोर स्नेल ने दिया था। और इन्हीं को लेकर इन्होंने ही स्नेल का नियम प्रतिपादित किया था, ठीक है। स्नेल का नियम प्रतिपादित किया था किसके लिए, स्नेल का नियम क्या था, इसमें आपतित कोण की जिया, जिया का मतलब क्या होता है, साइन, आपतित कोण की जिया यानी साइन, अपवर्तनांक जिया एवं अपवर्तनांक अपवर्तन कोण की जिया यानी साइन आर और ये साइन आई होगा, इन दोनों का अनुपात कांस्टेंट होता है। क्या होता है, स्नेल के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होता है। तो आपतित कोण की जिया यानी कि साइन आई एवं अपवर्तन कोण की जिया साइन आर, दोनों का अनुपात अपवर्तक सूचकांक होता है, अपवर्तक सूचकांक होता है, ठीक है। यानी कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू एन, अपवर्तक सूचकांक। तो ये किसने दिया था, विल्बोर स्नेल ने दिया था, ठीक है, विल्बोर स्नेल ने दिया था। इसको क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम। नेक्स्ट देखो, दो 2022 में निम्नलिखित में से किसको भारत सरकार का मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर नियुक्त किया है। तो किनको किया भाई, वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन को, ठीक है। करंट का क्वेश्चन है, किसको नियुक्त किया है, वेंकटरमन अनंत नागेश्वरन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जब आप किसी निजी पार्टी में देखते हैं कि भारतीय ध्वज का उपयोग वक्ता की मेज को ढकने के लिए किया जा रहा है, जैसे कि ये मेज है और उसको ढकने के लिए किया जा रहा है, तो मौलिक कर्तव्य का कौन सा अनुच्छेद लागू होता है। तो कौन सा लागू होता है भाई, मौलिक कर्तव्य का। तो देखिए, मौलिक कर्तव्य जो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज है कहां से ली गई है, रूस से ली गई है, और टोटल कितनी है, 11 मूल कर्तव्य है जो कि प्रत्येक भारतवासी को अपनाने चाहिए। तो क्या लिखा है भाई, और ये किसमें दिया, अनुच्छेद में 51 के ए पार्ट में दिया है, ठीक है, जो मूल कर्तव्य दिए। तो 51 ए का पहला भाग, इसमें क्या है, प्रत्येक भारतीय को संविधान का पालन करना चाहिए, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान एवं राष्ट्रीय स्मारकों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, एवं संविधान के आदर्शों का
हृदय में सजोना चाहिए। तो भाई ये पहले में, जिसमें देखो राष्ट्र ध्वज के सम्मान की बात कही है, और कोई अगर भक्ता है जो उसकी मेज पर इसको रखा गया है तो ये उसका अपमान है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा? आर्टिकल 51A का पहला पार्ट, ठीक है ना, 51A का पहला पार्ट। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता है? ठीक है, असम में कटी बिहू। तो भाई कटी बिहू कब मनाया जाता है? अक्टूबर में। ठीक है, पहले आंसर को टिक करेंगे, अक्टूबर में। तो देखिए बिहू, बिहू कहां का उत्सव है? असम का उत्सव है, ठीक है ना। स्पेशली अगर बोले तो क्या है? फसल उत्सव इसको बोल सकते हैं, असम का फसल उत्सव है। एक वर्ष में 3 बार मनाया जाता है, एक वर्ष में 3 बार बिहू को मनाया जाता है, 3 बार मनाया जाता है, अलग अलग नामों से मनाया जाता है, अलग अलग नामों से। अगर पहला बात करें तो माघ बिहू, पहला क्या है? माघ बिहू, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं? बोहाग बिहू, माघ बिहू, ठीक है। तो माघ बिहू कब मनाया जाता है? जनवरी के महीने में, जनवरी के महीने में। दूसरा है आपका रोगाली बिहू, ठीक है, रोगाली बिहू। रोगाली बिहू को कब मनाया जाता है? अप्रैल के मध्य में, अप्रैल के मध्य में। इसको क्या बोलते हैं? असम का नववर्ष, असम का नववर्ष, ठीक है, इसको बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका कटी बिहू, कटी बिहू अक्टूबर में, ठीक है ना, अक्टूबर में इसको सेलिब्रेट किया जाता है, जिसमें दावतों का दौर दिया जाता है, दावतें आयोजित की जाती हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है। और ठीक है, तो ये जो अप्रैल में होता है सेम तीनों महीनों में इसको किया जाता है। जैसे कि माघ बिहू आपका जनवरी में, रोगाली बिहू अप्रैल में, एवं कटी बिहू अक्टूबर में। तो यहाँ पर क्या पूछा था? कटी बिहू। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक। नेक्स्ट देखो, कॉयर कंडक्टर कुमी नरीमन बाडिया को, कुमी नरीमन बाडिया को 2023 में भारत सरकार द्वारा किस पुरस्कार से नवाजा गया है या सम्मानित किया गया है? पद्मश्री से। किससे? पद्मश्री से। किस लिए? लोक धुनों का इस्तेमाल करते हुए महिला संगीत देना, लोक धुनों का उपयोग करते हुए महिला संगीत देना, महिला संगीत। उनके इस कार्य की सराहना करते हुए भारत के राष्ट्रपति ने इनको या भारत सरकार ने इनको पद्मश्री से 2023 में नवाजा है, ठीक है ना। कौन? कुमी नरीमन बाडिया। नेक्स्ट, जिंक के सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर आप जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में रिएक्शन कराओगे, जय सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में, यानी कि H2SO4, ठीक है ना, एक्वस, तो क्या होगा? ZnSO4 बनेगा, जिंक सल्फेट बनेगा एक्वस फॉर्म में, एंड H2 गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? H2 गैस, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है, हाइड्रोजन गैस इसमें निकलेगी। जिंक क्या होता है? काफी एक्टिव एलिमेंट होता है, ठीक है ना। तो ये यहां से H को रिप्लेस कर देगा, रिप्लेस कर देगा यानी कि प्रतिस्थापित कर देगा H को, हाइड्रोजन को, और फिर सल्फेट के साथ में खुद कॉम्बिनेशन बनाएगा, तो जिंक सल्फेट बनेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, असंगठित श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था सुनिश्चित करने वाली पेंशन योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, ठीक है ना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, पीएफ श्रम योगी मानधन, मानधन, ठीक है। तो किनके लिए? असंगठित श्रमिकों की वृद्धावस्था सुनिश्चित करने के लिए, वृद्धावस्था यानी कि अगर कोई श्रमिक है, अगर वो बूढ़ा हो जाए, वृद्धावस्था सुनिश्चित करने के लिए, सुरक्षा पूर्वक सुनिश्चित करने के लिए कितना रुपया दिया जाएगा? 3000 रुपए उनको
पेंशन के रूप में दी जाएगी। ठीक है, अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके साथ वाले को 1500 रुपए या फिर 50% इसका पे किया जाएगा। ठीक है, तो कितने रुपए? 3000 रुपए श्रमिकों की वृद्धावस्था सुरक्षा पूर्वक सुनिश्चित करने के लिए। ठीक है, यानी कि जब आप 60 साल के हो जाओगे और आप प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन जो योजना है उस पर रजिस्टर्ड हो तो सरकार आपको 3000 रुपए मासिक पेंशन भुगतान करेगी। ठीक है, और कब? 60 साल के होने के बाद। नेक्स्ट देखो, 1735 में प्रकृति के 3 जगतों को वर्णित करते हुए और पादपों के वर्गीकरण के लिए लैंगिक प्रणाली को रेखांकित करते हुए सिस्टेमा नेचुरे का प्रकाशन किसने किया था? तो किसने किया था? कैरोलस लिनियस ने। ठीक है ना, कैरोलस लिनियस जो साइंटिस्ट है इन्होंने सिस्टेमा नेचुरा का प्रकाशन किया था। क्या है भाई? ये इनकी रचना थी, किताब थी जिसमें इन्होंने विशिष्ट नामों के बारे में, विशिष्ट नामों का सुझाव दिया था, नामों का वर्गीकरण किया था, या पद्धति इन्होंने स्टार्ट की थी, नामों की पद्धति शुरू की थी इन्होंने। ठीक है, इसके लिए इन्होंने 40,000 से ज्यादा पेड़ पौधे, सीपीओ एवं जंतुओं का प्रजातियों का संग्रह किया था, एक्सपेरिमेंट के लिए। ठीक है, ज्यादा नहीं जानना, बस इस रचना के बारे में यानी कि सिस्टेमा नेचुरा इसके बारे में बताया, पूछना था। तो क्या था आंसर? कैरोलस लिनियस। नेक्स्ट देखो, 2022 में किसे भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया है? आर वेंकटरमणि को। किसको? आर वेंकटरमणि को। भारत का अटॉर्नी जनरल कौन होता है? कौन होता है? राष्ट्रपति की नजरों में सर्वोच्च विधि ज्ञाता। ठीक है ना, अटॉर्नी जनरल को क्या बोलते हैं? महान्यायवादी। अगर इनसे रिलेटेड आर्टिकल के बारे में पूछोगे तो एक ऐसा संवैधानिक पद है, ठीक है, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है एवं अनुच्छेद 76 में इसको इनके बारे में बताया गया। ठीक है, तो कौन बने इस बार 2022 में? आर वेंकटरमणि। के वेणुगोपालन जो कि फॉर्मर अटॉर्नी जनरल थे, उनके पद को रिप्लेस करते हुए आर वेंकटरमणि ने पद संभाला है 2022 में। किसका? अटॉर्नी जनरल का। नेक्स्ट देखो, वर्षा का सबसे आम मापन एक निश्चित अवधि के दौरान कुल वर्षा गहराई है, जिसे किसमें व्यक्त किया जाता है? भाई ये क्या है? जो वर्षा मापी होता है तो वो क्या है? एक कांच का बॉक्स टाइप में होता है और उसमें रॉड पड़ी होती है। वर्षा का मापन, ठीक है, या वर्षा मापी यंत्र इस तरीके से होता है। कांच का बीकर बोल लो, कांच का बीकर टाइप में होता है, जार टाइप में होता है, जिसमें ये रॉड पड़ी होती है। स्केल मेंशन होता है। क्या होता है? स्केल मेंशन होता है। ठीक है ना, पैमाना, जिसमें यहाँ पर क्या लिखा होता है? इंचेस में लिखा होता है, सेंटीमीटर में लिखा होता है एवं मिलीमीटर में लिखा होता है। जो मापन आता है किस किस में आता है भाई? मापन इंच में मापन आता है, ठीक है, सेंटीमीटर में आता है एवं मिलीमीटर में आता है कि कितने % बारिश हुई है। ठीक है, तो वर्षा को मापता है और किस कारण? इसमें जो पानी इकट्ठा होता है एवं इनके स्केल पर ये माप लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर में? मिलीमीटर में। ठीक है, मिलीमीटर में वर्षा गहराई है तो उसे किस में? मिलीमीटर में। अगर इसमें इंच दिया होता है या सेंटीमीटर तो वो भी राइट आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? तो कौन सी खरीफ की फसल नहीं है भाई? गेहूं। ठीक है, गेहूं कैसी है? रबी की फसल है। कैसी फसल है? रबी की फसल है। रबी की फसलें कौन कौन सी होती है? रबी जो फसल है वो कौन कौन सी है? गेहूं, जौ, सरसों, मटर, आलू। ठीक है, ये सब किसकी है? रबी की फसल है। कब बोई जा सकती है भाई? ये अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाती है। अक्टूबर नवंबर में या सितंबर अक्टूबर बोल लो, ठीक है ना। तो और काटी कब जाती है? मार्च अप्रैल में। ठीक है, मार्च अप्रैल में इसको काटते हैं।
अगर खरीफ की फसलों की बात की जाए, जो खरीफ की फसल है, खरीफ फसल, तो खरीफ में क्या क्या आएगा आपका? बाजरा है, सोयाबीन है, गन्ना, कपास, रुई या कपास, धान आदि। ठीक है, धान यानी कि चावल। ठीक, उसके बाद एक कब बोई जाती है? अगर इसकी बात करें तो एक कब बोई जाती है? जून जुलाई में, जून जुलाई में बोई जाती है एवं कब काटी जाती है? सितंबर अक्टूबर में। ठीक है, सितंबर अक्टूबर में इसको कट कर लिया जाता है। और जायद की फसल के बारे में बात करें, जायद की जो फसल है, जायद की फसल, इन दोनों का जो टाइम पीरियड बचता है उसमें लगाई जाती है, जैसे कि खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज आदि। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका। तो क्या होगा राइट आंसर? वीट। गेहूं क्या है? खरीफ की फसल नहीं है, वो किसकी फसल है? रबी की। ठीक है, जो कि कब बोई जाती है? सितंबर अक्टूबर या फिर अक्टूबर नवंबर में। एवं कब कट की जाती है? हार्वेस्ट कब की जाती है? मार्च अप्रैल में। ठीक, नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन द्वितीय पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में गलत कहा गया? ठीक है ना, तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अगर हम लोग बात करें तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना की तो क्या था भाई? जो सेकंड पंचवर्षीय योजना थी आपकी, पंचवर्षीय योजना क्या था? पंचवर्षीय योजना भारत को बेहतर बनाने के लिए, आर्थिक रूप से समृद्ध बनाने के लिए, रोजगार के लिए 5 इयर्स की एक योजना बनाई जाती थी जिसमें लक्ष्य रखा जाता था। ठीक है ना, जैसे कि उद्योगों का विकास करें या कृषि का विकास करें। तो सेकंड परियोजना कब आई थी? 1956 से 1961। ठीक है ना, ये आई थी। और मॉडल कौन सा था इसका, जिस मॉडल पर ये आधारित थी? पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। ठीक है, इन्होंने मॉडल बनाया था। इसमें लक्ष्य कितना रखा गया था? अगर लक्ष्य की इसमें जो उद्देश्य था वो क्या रखा गया था? उद्योग धंधों का विकास। ठीक है, उद्देश्य जो था वो क्या था? उद्योगों का विकास, उद्योगों का विकास। लक्ष्य कितना रखा गया था? 4.5। परिणाम क्या निकला? यानी कि हासिल क्या हुआ? 4.2%। ठीक है, सॉरी 4.2। तो एक क्या थी? एक सफल योजना थी। ठीक है, सफल योजना थी। इस योजना के अंतर्गत देश में, इस योजना के अंतर्गत देश में 3 भिलाई इस्पात, 3 इस्पाती यंत्र, इस्पात। ठीक है ना, तो भिलाई था आपका, भिलाई, दुर्गापुर एवं अभोग। ठीक है, इन तीनों इस्पात यंत्रों को खोला गया। ठीक है, इस्पात यंत्र या कारखानों को खोला गया, भिलाई, दुर्गापुर, अबोर। ठीक, नेक्स्ट तो क्या हो जाएगा? अब देखो, इसको पढ़कर देखते हैं। यह योजना, पहला ऑप्शन जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के बारे में संदर्भ दिए, ठीक है, बोकारो। क्या होगा तीसरा? बोकारो। और किसकी हेल्प से? रशिया की हेल्प से, यूके की हेल्प से एवं जर्मनी की हेल्प से देश में इन यंत्रों को, सॉरी इन यंत्रों नहीं, इन संयंत्रों को, संयंत्र यानी कि कारखानों को ओपन किया गया था। 3 इस्पात संयंत्र बनाए गए थे देश के अंदर। तो देखिए पहला क्या था? यह योजना कीनेसियस मॉडल पर आधारित थी। बिल्कुल गलत। एक किस पर आधारित थी भाई? पीसी महालनोबिस। ठीक है, सेकंड देखो, योजना के दौरान विद्युत, रेलवे, इस्पात आदि उद्योग स्थापित किए गए। बिल्कुल सही बात है। योजना में भारी और मूल उद्योगों के तीव्र औद्योगिकरण पर जोर दिया गया था। यानी कि जो भारी उद्योग के कारखाने उनको तीव्र औद्योगिकरण, यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सके, औद्योगिकीकरण हो सके ज्यादा, तो इसके लिए इस योजना को बनाया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 पे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते निम्नलिखित में से किसने
1929 में ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान किया था। तो किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है ना। अब इसको देखते हैं कहां पर हुआ था? लाहौर में। और लाहौर के साथ क्या जुड़ा है? पूर्ण स्वतंत्रता का, ठीक है ना, जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने किसका उद्देश्य रखा? पूर्ण स्वतंत्रता का। और 30 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का कार्यक्रम रखा गया, लेकिन ये किसी कारणवश नहीं हो सका, ठीक है। उसके बाद देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने कब क्या बोलते हैं कांग्रेस अधिवेशन किया? तो 1938 में। कहां पर? हरिपुर में, ठीक, हरिपुर। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 1931 कराची सम्मेलन में, कराची। उसके बाद में महात्मा गांधी ने एकमात्र 1924 में बेलगांव कर्नाटका में, ठीक है, अध्यक्षता की थी कांग्रेस अधिवेशन की। तो इन तीनों को भी आप देख ले, ठीक है ना। और इसमें क्या पूछा गया था? ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता का आह्वान तो कब किया गया था? 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, जिसमें क्या रखा गया था कि 30 जनवरी को हम लोग भारतीय स्वतंत्रता का सेलिब्रेशन करेंगे, लेकिन ये ना हो सका। और उसके बाद 17 साल बाद हम लोग को आजादी मिली, ठीक है। तो क्या आंसर होगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? तो कौन सी नदी सहायक नहीं है? देखिए भाई, यमुना, बिल्कुल सही, यमुना सहायक नदी है। कहां पर मिलती है? प्रयागराज में मिलती है गंगा के साथ में, ठीक है ना। कोसी सहायक नदी है, कहां मिलती है? बिहार में जाकर। कहां से आती है कोसी? नेपाल से। लोहित नदी किसकी सहायक है? ब्रह्मपुत्र की। तो कौन सी नदी नहीं होगी जो कि गंगा की सहायक नहीं है? लोहित किसकी है? ब्रह्मपुत्र की, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश से लोहित रिवर निकलती है, इसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त की नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लाल रक्त नदी। किस कारण? क्योंकि इसके मैदानों में जहां से लोहित नदी बहती है वो कैसे है? लैटेराइट मिट्टी से बने हुए, लैटेराइट मिट्टी, जिसका कलर क्या होता है? लाल रंग, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लाल रक्त वाली नदी, ठीक है। लैटेराइट मिट्टी की अधिकता के कारण, क्योंकि ये उनके मैदानों में ट्रबल करती है, फिर जाकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो किसकी सहायक हुई? ब्रह्मपुत्र की। लेकिन यह क्या बोला था? गंगा की सहायक नदी नहीं है। तो क्या हो जाएगा आंसर? लोहित। बाकी का आपका यमुना, कोसी और गंडक, जिसमें कोसी गंडक कहां से आती है? नेपाल नदी से, सॉरी, नेपाल से आती है दोनों नदियां, ठीक है। और यमुना ये भी उत्तराखंड के बंदरपुर से निकलती है, ठीक है। कहां मिलती है? प्रयागराज में गंगा के साथ। तो क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन 3, लोहित नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट देखो, पीएम दक्ष योजना का शुभारंभ निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने किया है? तो किस मंत्रालय ने किया है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसके अनुसार क्या था भाई? जो भी लोग गरीब लोग हैं, स्पेशली गरीब एवं वंचित वर्ग के लोगों को, के युवाओं को स्किल प्रोवाइड करना, यानी कि कौशल सिखाना, ठीक है, जिससे वो लोग रोजगार ढूंढ सके। सिखाना, स्किल सिखाना, जिससे रोजगार में, इसमें गरीब वंचित वर्ग में कौन आएगा? आपका SC ST OBC वर्ग, ठीक है, एवं अल्पसंख्यक यानी कि मुस्लिम वर्ग भी इसमें शामिल होगा, ठीक है ना। तो किसने शुरू की थी? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने, जिससे रोजगार के अवसर मिल सके, नेक्स्ट देखिए, जब कोई व्यक्ति सार्वजनिक वस्तुओं के लिए कुछ भी भुगतान नहीं कर रहा है, यानी कि कोई व्यक्ति है और वो भाई कोई वस्तु लिए उसके लिए कुछ भुगतान नहीं कर रहा है, तो इसे क्या बोला जाता है? फ्री राइडर। क्या बोलते हैं इसको? इकोनॉमिक टर्म क्या यूज होता है इसके लिए? जो इकोनॉमिक टर्म है वो क्या यूज होगा? फ्री राइडर, ठीक है ना, फ्री राइडर बोलते हैं इसको। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा टीम इवेंट लक्ष्य ओलंपिक पोडियम योजना में शामिल है? तो कौन सा टीम इवेंट शामिल है भाई? लक्ष्य पोडियम 2014 में युवा एवं खेल मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था,
शुरू किया गया था। क्या उद्देश्य के साथ में? उद्देश्य क्या था? एथलीट्स को, जो एथलीट्स है उनको सहायता प्रदान करना, ठीक है, जिससे कि वो लोग गेम्स में अच्छा प्रदर्शन कर सके, जैसे कि ओलंपिक में। एथलीट्स को सहायता प्रदान करना, सहायता प्रदान करना, ठीक। और जो लक्ष्य ओलंपिक पोडियम है वो किस खेल के लिए शामिल था भाई? हॉकी के लिए, ठीक है। हॉकी के लिए स्पेशली इसको स्टैब्लिश किया गया था उस टाइम पर। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन में शामिल? हॉकी। नेक्स्ट देखो, किसको 20वीं शताब्दी के तानसेन के रूप में जाना जाता है, जिनकी शास्त्रीय संगीत का एक अनूठी शैली थी? तो कौन थे भाई वो? बड़े गुलाम अली खान। कौन थे? बड़े गुलाम अली खान। ये क्या थे? ठुमरी गायक थे, ठुमरी गायक। तुमने सुना होगा, याद पिया की आए, याद पिया की आए, की आए। ये ठुमरी काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है। तो बड़े गुलाम अली साहब, कब इनका जन्म हुआ था? 1902 में, ठीक है, एवं 1967 में ये खत्म हो गए। भारत सरकार द्वारा इनको, भारत सरकार द्वारा 1964 में इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, ठीक है। ये किस घराने से संबंध रखते थे? तो आप जानना, किससे? पटियाला घराने से, पटियाला घराने से, घराने से, ठीक है। पटियाला घराने से इन्होंने संगीत सीखा था अपने चाचा से सर्वप्रथम, जो इनके गुरु थे। उसके बाद में पाकिस्तान चले गए बाद में, ठीक है। इन्होंने 1960 की मूवी की फिल्म मुगले आजम में, मुगले आजम में इन्होंने तानसेन का गाना, तानसेन की भूमिका निभाई है, तानसेन की भूमिका के लिए गायन किया है, गायन दिया है, ठीक, काफी फेमस है। एवं भारत सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण भी दिया गया है, ठीक है। फेमस कौन सी ठुमरी है इनकी? याद पिया की आए। नेक्स्ट देखिए, नाइनटीन 1936 में स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी। इसलिए की गई थी, सवर्ण वर्ग से अधिकारों की रक्षा के लिए, अधिकारों की रक्षा के लिए, ठीक, स्वतंत्र पार्टी की स्थापना की थी। 1937 के चुनाव में इस पार्टी ने, चुनाव में इस पार्टी ने 37 सीट्स जीती थी, ठीक है, प्रांतीय चुनाव में। कितनी सीट जीती थी? 37। एवं 1958 के चुनाव में जो 57 का चुनाव था, सॉरी, 1957 के चुनाव ने टोटल 7 सीट जीती थी, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निधन 1955 को हो चुका था। तो क्या आंसर होगा इसका? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सी का दूसरा नाम है? तो क्या नाम है भाई विटामिन सी का दूसरा नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है ना। किसमें पाया जाता है विटामिन सी? खट्टे फलों में, खट्टे फल, जैसे कि बात करें हम लोग नींबू, संतरा, मौसमी एवं आंवला, ठीक है ना, आंवला, इनमें क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि केमिकल नाम क्या होगा? एस्कॉर्बिक एसिड। और जो पायरोडॉक्सिन है वो क्या है? विटामिन B6, जो पायरोडॉक्सिन है। बाकी के क्या है?
बाकी के उसी के डेरिवेटिव्स है, ठीक है ना। विटामिन की बात करें तो विटामिन B1 को क्या बोलते हैं, थायमीन। विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल, रेटिनॉल। विटामिन सी को क्या बोलते हैं, आपको पता ही है। विटामिन डी को क्या बोलेंगे, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई को क्या बोलेंगे, टोकोफेरॉल। विटामिन के को क्या बोलेंगे, फिलाक्विनोन, फिलाक्विनोन, ठीक है। तो ये विटामिन के नाम है। जैसे कि इसमें विटामिन सी पूछा है तो आप पता कर गए आपको क्या स्कोर भी कम होता है। इसी तरीके से विटामिन ए रेटिनॉल है, विटामिन B1 इज कॉल्ड थायमीन, विटामिन डी इज कॉल्ड कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई इज कॉल्ड टोकोफेरॉल एंड द लास्ट वन विटामिन के इज कॉल्ड फिलाक्विनोन, ठीक है ना। तो ये अदर विटामिन के नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट देखो, भारतीय संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 किससे संबंधित है। तो भाई किससे संबंधित है, 214 से 231 हाई कोर्ट से, ठीक है। जिसमें कुल कितने हाई कोर्ट है हमारे देश में, 25 हाई कोर्ट है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा के लिए एक हाई कोर्ट भी हो सकता है। अनुच्छेद 214 में क्या बताया गया, 214 में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, उच्च न्यायालय होगा। ये बताया गया। उच्च न्यायालय का मतलब क्या होता है, हाई कोर्ट होगा, ठीक है, हाई कोर्ट होगा। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने मुख्य रूप से विस्तार के बजाय सुदृढ़ीकरण की नीति अपनाई थी, ठीक है। तो किसने अपनाई थी भाई, बलबन द्वारा अपनाई गई थी। किसके द्वारा, बलबन द्वारा। इन्होंने राज्य को तो नहीं बढ़ाया लेकिन राज्य को अच्छा बनाया, ठीक है। प्रशासनिक सुधार किए थे, प्रशासनिक सुधार किए, ठीक है। दूसरा प्रशासनिक, मौलवी उलेमाओं की ताकत को कम किया जिससे कि वो इंटरफेयर ना करे राज्य में। मौलवी एवं उलेमाओं की शक्ति को कम किया, शक्ति को कम किया। पुलिस विभाग की स्थापना की राज्य में, पुलिस विभाग की स्थापना की एवं गुप्तचर विभाग की स्थापना की, यानी कि डिटेक्टिव्स विभाग की स्थापना की। तो ये सारे सुधार किए थे, राज्य नहीं बढ़ाए थे इन्होंने, ठीक है। पुलिस विभाग की स्थापना की, मौलवी एवं उलेमा जो कि राज्य में इंटरफेयर करते थे उनकी शक्तियों को कम किया जिससे कि वो लोग अपनी टांग ना लाए राज्य के अंदर। पुलिस विभाग की स्थापना की जिससे कि क्राइम को कम किया जा सके राज्य में। गुप्तचर विभाग यानी कि डिटेक्टिव्स डिपार्टमेंट की स्थापना की एवं प्रशासनिक सुधार किए जिसमें मार्केट भी शामिल था, ठीक है। सिपाहियों को डायरेक्ट पैसा देने की विधि बताई, सिपाहियों को डायरेक्ट भुगतान किया जाता था, डायरेक्ट भुगतान किया जाता था, इससे उन्हें परेशानी ना आए, ठीक है। तो ये सारे काम किसने किए थे, बलबन ने किए थे, ठीक। तो आपके क्वेश्चन 25 कंप्लीट हो चुके हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ठीक है। और इस तरीके से PYQ को सॉल्व करते रहें। थैंक यू सो मच।